हाय एस्पिरेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी पे। मैं आप लोगों की एजुकेटर पायल गुप्ता। हमने श्रीराम आईएएस इकोनॉमी की सीरीज को कंप्लीट कर लिया था, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है लेकिन उस बुकलेट के अंदर नहीं गिवन है। तो जब भी समय मिलेगा हमको वीकली बेसिस पे हम उन टॉपिक्स को कवर करते रहेंगे। ऐसा ही एक टॉपिक को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अभी, जिसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट। भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या है और अभी के समय की बहुत बड़ी समस्या है। हर जितना भी यूथ है भारत का, इतना पढ़ लिख के भी वो नौकरी की तलाश में मारा मारा घूम रहा है। तो कैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, होता क्या है, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, प्री में भी मेंस में भी, उन्हें देखते हैं। इसको करने से पहले आप लोगों के साथ छोटी सी जानकारी शेयर करूंगी। अगर आप में से किसी ने अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब यूजिंग रेफरल कोड रैंक 10। इस रेफरल कोड रैंक 10 को यूज करके आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही में आरती मैम की पर्सनल गाइडेंस के अंदर आप अपनी तैयारी को कर सकते हो, और साथ ही में आपको जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनकी ई-पीडीएफ अवेलेबल कराई जाएगी। अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करके आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, किसी भी माध्यम में, हिंदी इंग्लिश जिसमें आप सुटेबल हैं। वीकली आपके टेस्ट होंगे, लॉन्ग टेस्ट होंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने को मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस वहाँ पे उपलब्ध है, ऑप्शनल सीसेट इंटरव्यू, तीनों ही लेवल की यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है। तो घर बैठे आराम से अनअकैडमी प्लस पे आप अपनी पूरी तैयारी यूपीएससी सीएससी के रिगार्डिंग रैंक 10 कोड को यूज करके कर सकते हो। यूज रैंक 10 टू गेट 10% डिस्काउंट। हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। डेफिनेशन आपके सामने है। जब कोई पर्सन किसी काम की खोज में है लेकिन उसको काम नहीं मिला, उसे अनएम्प्लॉयड कहते हैं। अगर कोई पर्सन काम चाहता है करना, विलिंग है किसी काम को करने के लिए, लेकिन उसे काम मिल नहीं रहा है, उसे अनएम्प्लॉयड कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसको इकोनॉमी की हेल्थ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। जितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा मींस उतनी ज्यादा इकोनॉमी की जो हेल्थ है वो डिग्रेडेड है, हेल्थ अच्छी नहीं है। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट विच इज द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल इन लेबर फोर्स। अभी इन शब्दों को समझते हैं। अभी तक आप सिर्फ इतना सा समझिए अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। ऐसे लोग जो काम चाहते तो हैं, जो विलिंग तो है काम करने के लिए, लेकिन काम नहीं मिला। अब होता क्या है, तीन तरीके के शब्द आते हैं। एक को कहते हैं वर्किंग फोर्स। एक शब्द होता है वर्किंग फोर्स, हिंदी में कार्य शक्ति। दूसरा होता है लेबर फोर्स, लेबर फोर्स जिसे हिंदी में कहा जाता है श्रम शक्ति। और एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड। इन तीनों में क्या फर्क है? देखिए, वर्किंग फोर्स वाले कौन है? जो काम करना चाहते हैं, मतलब विलिंग है काम करने के, लेकिन उनको काम मिल भी चुका है। मींस वो चाहते हैं काम करना और उनके पास वर्क है काम करने का, उनकी जॉब लग चुकी है, उसे कहेंगे वर्किंग फोर्स। लेबर फोर्स के अंदर कौन आते हैं या अनएम्प्लॉयड के अंदर कौन आते हैं? वो लोग जो काम करने के लिए विलिंग तो है लेकिन अभी उन्हें काम मिला नहीं है, वर्क है नहीं उनके पास काम करने का, चाहत है उनमें काम करने की, खोज रहे हैं वो काम को, लेकिन काम मिला नहीं है। लेबर फोर्स में कौन आते हैं? वो सब पर्सन जो काम करना चाहते हैं, जिनके पास काम है और जिनके पास काम नहीं है, वो सब। मींस हम कह सकते हैं लेबर फोर्स इज इक्वल्स टू वर्किंग फोर्स प्लस अनएम्प्लॉयड। क्योंकि वर्किंग फोर्स में कौन आ गए? जो विलिंग है और जिनके पास काम है। अनएम्प्लॉयड में कौन आ गए? वो सब जो विलिंग है और जिनके पास काम नहीं है। तो लेबर फोर्स क्या होगा? वर्किंग फोर्स प्लस अनएम्प्लॉयड। आप सोच के देख लीजिए, बना के देख लीजिए, इक्वेशन यही बनेगी। लेबर फोर्स में कौन है? वो सब लोग जो विलिंग है, यानी वर्किंग फोर्स वाले भी आ गए, अनएम्प्लॉयड वाले भी आ गए। वो लोग जिनको काम मिल चुका है यानी वर्किंग फोर्स वाले, और वो लोग जिनको काम नहीं मिला है अभी, वो अनएम्प्लॉयड। मीन्स लेबर फोर्स इज इक्वल टू वर्किंग फोर्स प्लस अनएम्प्लॉयमेंट। यहां से हम अनएम्प्लॉयमेंट क्या कह सकते हैं? इट इज लेबर फोर्स माइनस वर्किंग फोर्स। ये भी एक इक्वेशन अनएम्प्लॉयमेंट के लिए दी जा सकती है। तो लेबर फोर्स क्या है हमें वो समझ आ गया। भारत की वो जनता जो चाहती है काम करना, जिनको काम मिल भी चुका है और जिनको काम नहीं भी मिला है, वो सब लोग मिलकर लेबर फोर्स के अंदर आते हैं। ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो गया? नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल मीन्स वो लोग जिनको काम नहीं मिला है, विलिंग है लेकिन काम नहीं मिला है, डिवाइडेड बाय वो लोग, लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? वर्किंग फोर्स वर्क जिनको नहीं मिला है वो लोग डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स। इसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहेंगे। ये डेफिनेशन हो गई अनएम्प्लॉयमेंट रेट की। मैंने आपको बता दिया लेबर फोर्स क्या है।
अब एनएसएसओ क्या करता है, अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करता है। किन किन बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट का जायजा एनएसएसओ लेता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। वर्किंग बेसिस पे कि कितने लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर एंगेज्ड हैं, उनको क्या कहेंगे, वो एम्प्लॉयड हैं। जितने भी लोग चाहते हैं काम करना और मिल गया, यानी वो एम्प्लॉयड है, या हम कह दें उनको वर्किंग फोर्स के अंदर काउंट करेंगे। सीकिंग और अवेलेबिलिटी फॉर वर्क मींस जो खोज में है काम की लेकिन मिला नहीं है, उसे क्या कह रहे हैं हम, अनएम्प्लॉयड। और वो लोग जिनको ना तो खोज में है और ना ही जिनको काम करना, मतलब जिनके पास विलिंगनेस ही नहीं है, जो चाहते ही नहीं है काम करने को, उनको काउंट ही नहीं करते, वो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, वो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगे जो काम करने के लिए इच्छुक ही नहीं है, जो ढूंढ ही नहीं रहे हैं काम को। नाइदर सीकिंग नॉर अवेलेबल फॉर वर्क, इनको किसी कैटेगरी के अंदर नहीं लिया जाता। ना तो ये अनएम्प्लॉयड है, ना ही ये लेबर फोर्स के अंदर है, ना ही ये वर्किंग फोर्स के अंदर है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देखिए होता क्या है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज, दोनों की समस्याएं अलग लेवल की होती है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जो है दोनों के अंदर ही हो सकता है। जनरली डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर कौन कौन सी एम्प्लॉयमेंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, जिसको आप देख सकते हो, मींस पूरी इकोनॉमी के अंदर डिमांड ही नहीं है, लेबर फोर्स की डिमांड ही नहीं है, या आप कहें कि प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से जितने भी लोग हैं, जितनी भी लेबर है, वो घर पे बैठ गई है। अभी जो हालात है देश के अंदर, डिमांड ही नहीं है, डिमांड ना होने की वजह से प्रोडक्शन नहीं होगा, और प्रोडक्शन ना होने की वजह से लेबर फोर्स घर पे चली गई, है ना। प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, फैक्ट्रीज बंद है, तो लेबर फोर्स घर पे चली गई। आप देख रहे हैं पलायन हो रहा है सारी लेबर फोर्स का। इस तरीके की बेरोजगारी को ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ओपन क्यों कह रहे हैं, बिकॉज वी कैन सी, हम उन्हें देख सकते हैं नेक्ड आई से कि हाँ ये बेरोजगार घूम रहे हैं। इस तरीके के लोगों को ओपन अनएम्प्लॉयड कहा जाता है। अब आगे देखते हैं कौन कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहलाती है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मैं बता चुकी हूँ, मतलब काम करने के लिए है ही नहीं, डिमांड है ही नहीं, लोग विलिंग तो है काम हमको मिल जाए, लेकिन काम है ही नहीं, क्योंकि डिमांड नहीं है, मतलब इसे नेक्ड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अभी कुछ लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के भी शिकार हो चुके हैं। मान लीजिए हम टीचिंग लाइन का एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ ऑफलाइन दुनिया के बहुत जबरदस्त टीचर हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते थे ऑफलाइन मार्केट में, लेकिन जैसे ही कोविड-19 आया सब कुछ डिजिटलाइज हो गया, सब कुछ ऑनलाइन एजुकेशन, ई एजुकेशन की तरफ शिफ्ट हो गया। अब वो ऑफलाइन टीचर्स कंफर्टेबल नहीं है ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर, जिसकी वजह से वो बेरोजगार घूम रहे हैं। तो जब स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना इकोनॉमी का या देश का, यानी जो काम फिजिकल होता था वो मशीन से हो रहा है, वो अब इलेक्ट्रॉनिक्स से हो रहा है, वो अब टेक्नोलॉजी से हो रहा है। तो जितने लोग जो सिर्फ फिजिकल काम जानते थे, मशीनें चलाना नहीं जानते हैं, जो कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, टेक्नोलॉजी नहीं पता है, वो सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इस तरीके की बेरोजगारी को स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, समझ गए होगे आप स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, यानी टेक्नोलॉजी के चेंज होने से जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है उसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इट अकर्स व्हेन वर्कर इज शिफ्टिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। अब देखो ये टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, मान लीजिए ये कोई ए पर्सन है, ये किसी कंपनी के अंदर काम कर रहा था, अब इसको यहाँ पे पैकेज मिल रहा था, मान लीजिए 12 लाख का पैकेज मिल रहा था। ये ए पर्सन क्या चाहता है, स्विच करना चाहता है इस कंपनी से, कंपनी बी के अंदर जाना चाहता है जहाँ पे उसे 15 लाख का पैकेज मिल रहा है। यहाँ से रिजाइन करेगा, यहाँ पे अपना इंटरव्यू देगा। अब इस टाइम के दौरान कुछ समय के लिए उसे बेरोजगार रहना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं यहाँ से रिजाइन करते यहाँ नौकरी लग गई। इंटरव्यू देगा, सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या पता सेलेक्ट हो, क्या पता ना हो। तो जो ए पर्सन है वो उस टेम्परेरी पीरियड के लिए, उस टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए क्या कहलाएगा, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार कहलाएगा। या बहुत सारे लोग, वो एक तो ये एग्जाम्पल हो गया, टेम्परेरी है क्योंकि उसे काम मिल जाएगा दूसरी कंपनी में। बहुत सारे लोग जॉब पे होते हैं लेकिन यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, जॉब के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी करना थोड़ा सा उन लोगों के लिए कठिन हो जाता है।
तो वो क्या कर रहे हैं, कुछ समय के लिए इस जॉब को छोड़ देते हैं कि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन यानी सेकंड जॉब को लेने के लिए लगे हुए हैं। तो एक जॉब छोड़ना किसी दूसरी जॉब को लेने के लिए टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए उसे फ्रिक्शनल कहते हैं। मैं टेम्परेरी क्यों कह रही हूँ, अगर यूपीएससी मिल गया तो भी वो एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा, अगर यूपीएससी नहीं मिला तो अपनी जॉब इंडस्ट्री को फिर से ज्वाइन कर सकता है। तो इसलिए जो टेम्परेरी फेज के लिए वो अनएम्प्लॉय है ना, उसे हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। आगे देखिए साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आप देखेंगे इकोनॉमी के अंदर एक साइकिल चलता है। एक टाइम आएगा बूम का जब हर इंसान के पास काम है, हर इंसान के पास काम है, देश की जीडीपी बहुत अच्छी है, देश के अंदर डिमांड बहुत अच्छी है, डिमांड अच्छी होने की वजह से प्रोडक्शन अच्छी है, प्रोडक्शन अच्छी होने के लिए लेबर को काम मिल रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब रिसेशन है, जैसे अभी आया हुआ है रिसेशन है, रिसेशन के दौरान यानी मंदी है देश के अंदर, ग्रोथ ही नहीं है, देश की डिमांड ही नहीं है, लोग डिमांड ही नहीं करेंगे तो काम बनेगा किसके लिए, प्रोडक्शन किसके लिए, सारे लोग जो है वो लेबर फोर्स जो है वो घर पे बैठ जाएगी। तो एक टाइम पीरियड आता है बूम का, एक टाइम पीरियड आ रहा है रिसेशन का। अब जिस समय बूम है लोगों को काम मिल रहा है, लेकिन जिस समय रिसेशन आया लोगों का काम छिन गया। आप जितने भी ये इंजीनियर्स हैं आप उनसे समझ सकते हैं रिसेशन का फेज कैसा होता है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को बाहर कर देते हैं कि अभी रिसेशनरी फेज चल रहा है, हमारे पास डिमांड नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद उनको काम मिल जाएगा जब जैसे ही इकोनॉमी में फिर से बूम आएगा। ठीक है, तो जो ये साइक्लिक पीरियड चल रहा है इस तरीके के बेरोजगारों को साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ठीक है, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ये वो सिचुएशन है जहां पे मान लीजिए कोई इंसान दिन के 12 घंटे के काम करने के लिए इच्छुक है, मतलब उसके अंदर कैपेसिटी है, 12 तो बहुत ज्यादा ले लिया हमने, मान लीजिए 8 आवर्स के लिए उसके अंदर कैपेबिलिटी है काम करने की, लेकिन उसको काम मिल रहा है दिन में सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटा, मीन्स जितनी उसकी कैपेबिलिटी है उससे कम का काम उसे मिल रहा है, उसे अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। जितनी उसकी कैपेबल है वो जितना काम करने के लिए उससे कम का काम मिलना। ठीक है, पार्ट टाइम वर्किंग जो होती है कि पार्ट टाइम कर लेते हैं, चलो ठीक है कुछ तो पैसे बन जाएंगे, उसे अंडर एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा मानते हैं। एम्प्लॉयड तो है लेकिन कम एम्प्लॉयड है, जितनी कैपेबिलिटी है उससे कम उसको काम मिल रहा है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, डिसगाइज्ड वाले ऐसे होते हैं कि लगेंगे बहुत बिजी है, बहुत रोजगार है इनके पास, लेकिन उनकी वजह से जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो जीरो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये कोई खेत है, ये कोई फील्ड है, इसके अंदर 4 लोग काम कर रहे थे, 4 लोग काम करके 1 क्विंटल वीट का प्रोडक्शन करते हैं, 1 क्विंटल वीट का प्रोडक्शन करते हैं। 2 लोग मान लीजिए किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे, एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा, घर के बड़े लोगों ने क्या कहा कि तुम भी खेत पे आया करो, कुछ तो काम करोगे, तो अब 4 पीपल की जगह घर के 2 लोग इसके अंदर और ऐड हो गए हैं, मतलब टोटल 6 लोग हो गए हैं। लेकिन अब भी 1 क्विंटल वीट का ही उत्पादन हो रहा है। ये 2 लोग अगर किसी कारणवश खेत पे नहीं पहुंच पाए तो भी उतना ही उत्पादन हो रहा है, और ये आ गए तो भी उतना ही उत्पादन हो रहा है। मीन्स इनके होने या ना होने से प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। तो इन 2 लोगों को क्या कहा जाएगा कि आप लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। मीन्स कि उन लोगों के पास जो मार्जिनल प्रोडक्शन है उनकी वजह से कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा इकोनॉमी में, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू आउटपुट इज जीरो और नेग्लिजिबल। इस तरह के लोगों को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। एग्रीकल्चर के अंदर, इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर ये बहुत देखने को मिल रहा है। जनरली रूरल एरिया के अंदर एक ही बिजनेस में घर के 10 लोग लगे हैं, एक ही खेत में घर के 10 लोग लगे हैं, अगर वो 10 लोग में से 2 लोग कहीं और काम करते तो कुछ और अर्निंग होती ना। अब देखो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर, अगेन इसका भी एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर देखो क्या होता है, सीजन होता है, एग्रीकल्चर का पर्टिकुलर सीजन है, एक सीजन आएगा वहां पे वीट हो सकता है, एक सीजन के अंदर वीट ग्रो नहीं हो सकता, तो जो काम था किसान के पास वो खत्म हो गया। आप देखते होंगे खेतों के अंदर, गांव के अंदर कुछ समय ऐसा आता है कि अब कटाई का काम आ गया, अब हार्वेस्टिंग का पीरियड आ रहा है, या फिर अब बोना है हमें बीज, उस समय बहुत बिजी हो जाती है जितनी भी फार्मर कम्युनिटी है। लेकिन एक समय ऐसा आता है वो बिल्कुल खाली बैठ जाते हैं, है ना। तो इस तरीके के बेरोजगारों को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जो बदलते सीजन के अनुसार जैसे ही कंडीशंस चेंज होती है वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाते हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर कैसे किया जाता है, किन किन बेसिस पे। एनएसएसओ किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। एनएसएसओ किन किन बेसिस पे अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करता है। पीछे आपने पिछले साल में कुछ रिपोर्ट भी सुनी होगी कि एनएसएसओ के 2 लोगों ने रिजाइन कर दिया था, क्योंकि भारत देश ने कुछ ऐसा अनाउंस कर दिया था कि हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को
प्रदर्शित नहीं करेंगे, रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो एनएसएसओ वाले नाराज होकर उनमें से 2 एम्प्लॉयज़ ने रिजाइन कर दिया था। हालांकि समस्याएं सुलझ जाती हैं समय के साथ। तो हम देखते हैं कि एनएसएसओ मेजरमेंट कैसे करता है अनएम्प्लॉयमेंट का। 3 तरीके हैं। यूजुअल स्टेटस अप्रोच, यूजुअल स्टेटस अप्रोच, यूएसए या यूएसपी भी कहते हैं इसे, यूजुअल स्टेटस अप्रोच। क्या होता है इसके अंदर? दिस अप्रोच एस्टिमेट्स ओनली दोज पर्सन एज अनएम्प्लॉयड who had no gainful work for a major time during 365 days preceding the date of survey। मान लीजिए आज की डेट में, आज डेट है कितना, मान लीजिए कुछ भी, आज डेट है 6 जून ऑफ 2020, ठीक है। आज के दिन सर्वे होना है। सर्वे वाले क्या देखेंगे? पीछे 365 डेज में, पीछे 365 डेज में अगर इंसान को कोई गेनफुल वर्क नहीं मिला है मेजर टाइम के लिए, मेजर टाइम के लिए, ऐसे नहीं 10 दिन के लिए काम मिल गया और उसको कह देंगे रोजगार था उसके पास। अगर मेजॉरिटी टाइम पीरियड के लिए पीछे 1 साल में 6 महीने से ज्यादा अगर वो बेरोजगार रहा है तो उसको इस स्टेटस के अंदर, यानी यूजुअल स्टेटस अप्रोच के अंडर काउंट किया जाएगा। जिस दिन सर्वे हो रहा है उससे पीछे 365 का मेजर टाइम देखेंगे कि उसको रोजगार मिला था या नहीं मिला था। वीकली स्टेटस अप्रोच के अंदर क्या होता है? वीकली देखा जाता है। ये उन पर्सन्स को काउंट करता है हु डिड नॉट हैव एनी गेनफुल वर्क इवन फॉर एन आवर और एनी डे ऑफ अ वीक। पूरे दिन में अगर किसी इंसान को 1 घंटे या 1 दिन के लिए काम नहीं मिला है, वो वीकली स्टेटस अप्रोच के अंदर आएगा। उसको कहेंगे वो वीकली स्टेटस अप्रोच के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। डेली स्टेटस अप्रोच के अंदर क्या है? अगर उसको रोजाना 1 हफ्ते का टाइम ले लेंगे, 1 हफ्ते के पर डे के अंदर अगर 1 घंटे का भी काम उसे नहीं मिल रहा तो उसे डेली स्टेटस अप्रोच के अंदर काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यूजुअल स्टेटस अप्रोच, वीकली स्टेटस अप्रोच या डेली स्टेटस अप्रोच। देखिए क्वेश्चन बना था प्री के अंदर कि यूजुअल स्टेटस अप्रोच किससे रिलेटेड है। अब सुनने से नहीं पता लगता कि अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन जब पढ़ लोगे आप एक बार, आपको पता लग जाएगा तो उसे आप आसानी से मार्क कर सकते हैं। बहुत ही आसान, फ्री के 2 नंबर थे ये, कुछ मुश्किल भी नहीं था इसके अंदर। लेबर पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? इट डिफाइंस द सेक्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन एन इकोनॉमी विच इज करंटली एम्प्लॉयड और सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। मीन्स इसके अंदर कौन आते हैं? वो सब लोग जो वर्किंग फोर्स के अंदर आ रहे हैं। मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है? वो सब लोग जो काम करना चाह रहे हैं, विलिंग है, जो वर्किंग फोर्स के अंदर है, जो वर्किंग फोर्स के अंदर है, या वो लोग जो काम को ढूंढ भी रहे हैं, जो अभी सीकिंग एम्प्लॉयमेंट के अंदर है, मतलब खोज चल रही है जिनकी, वो सब लोग इसके अंदर आ जाएंगे जो चाहते हैं काम करना। तो कैसे निकालेंगे? विलिंग जितने भी हैं, जिसके अंदर वर्किंग फोर्स आ गया प्लस लेबर फोर्स आ गया, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन आ गया, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। इसको हम कहेंगे ये लेबर पार्टिसिपेशन रेट है। वर्किंग फोर्स मतलब जिनको काम मिल गया, लेबर फोर्स मिला नहीं है लेकिन अब भी चाह रहे हैं काम करना, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, ये लेबर पार्टिसिपेशन रेट निकल जाता है पूरे देश का। कौन कौन से कॉजेज हैं अनएम्प्लॉयमेंट के? अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जैसे भारत के अंदर, तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी कम है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, तो काम कैसे होगा? कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक नहीं है, मतलब ऐसी लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ नहीं हो रही है, ऐसी टेक्निक्स का यूज़ नहीं किया जा रहा है जहाँ पे लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़े। वोकेशनल एजुकेशन की कमी है, प्रॉपर मैन पावर की प्लानिंग नहीं है, कहीं पे तो बहुत सारे मैन पावर लगा दिया, कहीं पे मैन पावर एक ही आदमी को 10 काम सौंप रखे हैं जिससे वो एफिशिएंटली काम भी नहीं कर पा रहा है और बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ रही है। पब्लिक सेक्टर इनएफिशिएंट है, प्राइवेट सेक्टर की मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ अगर नेग्लिजेंस है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़े लेबर फोर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। लो मोबिलिटी है वर्कर्स की, मतलब वर्कर मोबाइल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की कमी है। ये सब कॉजेज हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। तो इनके सॉल्यूशन क्या होंगे? पॉवर्टी को रिमूव करना है तो लॉन्ग रन रेमेडीज और शॉर्ट रन रेमेडीज क्या क्या है? लॉन्ग रन रेमेडीज के अंदर क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाइए, सेक्टर, ऐसे सेक्टर को इंप्रूव कीजिए जिनके अंदर हाई लेबर फोर्स को एब्जॉर्ब करने का पोटेंशियल है, जैसे टेक्सटाइल। टेक्सटाइल एक ऐसा इंडस्ट्री है जो बहुत बड़े एरिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, जैसे फुटवियर टेक्नोलॉजीज। ये ऐसे इंटेंसिव वर्क है जिसके अंदर लेबर फोर्स की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, ठीक है। प्रोडक्शन टेक्निक ज़्यादा हो, उनको ग्रो करो प्रोडक्शन टेक्निक को। फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी बनाओ। यहाँ पे कैसे, क्या काम, क्या कह रहे हैं? जैसे नरेगा फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड है। मॉनेटरी पॉलिसी का रिलेशन कैसे? जैसे देश के अंदर जो लोन का इंटरेस्ट है ना वो कम कर दो, लोन का इंटरेस्ट रेट कम कर दो।
जिससे लोग बहुत सारा लोन लेंगे, बहुत सारा लोन लेने की वजह से वो लोग डिमांड करेंगे तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के लिए लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो एम्प्लॉयमेंट है वो हाई हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, लेकिन इससे इन्फ्लेशन भी आ सकता है। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी का ध्यान से यूज़ करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना चाहिए, एक्सपैंड करो अपनी इंडस्ट्रीज को, एग्रीकल्चर को डेवलप करो। ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ सारे, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी का काम साथ में करो, रूरल डेवलपमेंट स्कीम करो, मींस इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस करो। इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है, एक ही लैंड पे बहुत सारे काम हो रहे हैं, वहीं पे एनिमल हस्बेंड्री भी हो रही है, वहीं पे एक्वाकल्चर भी हो रहा है, वहीं पे वेयर हाउस भी है, वहीं पे कोल्ड स्टोरेज भी है, तो लोगों को क्या होगा, काम ज़्यादा मिलेगा। ये कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं पॉवर्टी को एज वेल एज अनएम्प्लॉयमेंट को। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों ही रिलेटेड है, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों को ही मेजर करने के, रिमूव करने के ये कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कैसे इसको मापा जाता है, कौन कौन से टाइप्स हैं, इन सबको हम देख चुके हैं। ठीक है गाइस, तो आज के सेशन में इतना ही पढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच।